आता हे झालं आपलं फार्मसी, उत्पन्न कसं वाढवायचं. आता याच्यानंतर ते उत्पन्न वाढवलेलं डबल कसं करायचं याच्यासाठीच आपला सेशन आहे. यानंतर मी निमंत्रित करतो जयेशजी चांडक, सीईओ अक्षत इन्व्हेस्टमेंट सोल्युशन आणि त्यांचे पार्टनर श्री सचिनजी भुतळा जर इथे आले असतील तर विवेकजी काळवंडे सहसचिव एडीसीडी यांना विनंती करतो की पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. एमएससीडीने नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या महाराष्ट्र स्तरीय कॉन्फरन्स मध्ये हे सांगितलेलं होतं की आपण एमएससीडीए चे शेअर्स विकत घेतलेले होते आणि त्याच्या शेअर्सचं रूपांतर आता तुमच्या डीमॅट अकाउंट मध्ये जमा होण्यापर्यंतची प्रोसिजर पूर्ण झालेली आहे. बऱ्याच आमसभा आपण गाजवल्या आहे. काय झालं आहे, अजूनही सुरक्षित आहे आणि त्याची आम्हाला ग्वाही मिळालेली आहे एमएससीडीए कडनं. लवकरच तुमच्या जर तुम्ही डीमॅट अकाउंट जर ओपन केलं तर त्या शेअरचे ट्रान्सफर जे आहे डिसेंबर ऑनवर्ड हे एमएससीडीए लिमिटेड कडून तुमच्या डीमॅट अकाउंट मध्ये होतील. त्याच्याच बरोबर आज सिनारिओ मार्केटचा पैसे म्हणजेच वेल्थ मॅनेजमेंटचा चेंज झालेला आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला हे माहित आहे की आपण काही काळापर्यंत कार्यरत आहोत, त्यानंतर आपल्याला उपजीविकेसाठीचे जे साधनं आहे ते कमी होत जातील किंवा तितका विनियोग आपण करू शकणार नाही. तर आज आपण फायनान्शियल प्लॅनिंग जर त्या पद्धतीने करत नेलं तर भविष्यासाठीचा जो लागणारा निधी आहे तो मुबलक प्रमाणात आपल्याजवळ उपलब्ध राहील. आणि त्याच्याविषयीच पूर्ण मार्गदर्शन करण्यासाठी सचिनजी भुतळा आणि जयजी चांडक यांना आपण आमंत्रित केलेलं आहे. तरी मी हा मंच आता त्यांना सुपूर्द करतो आणि त्यांनी आजच्या या शेवटच्या सेशन साठी आपल्याला मार्गदर्शन करावं असे त्यांना विनंती करतो. तो थैंक यू वेरी मच एडीसीडी अमरावती, स्पेशली सागर भैया, गोविंद भैया जिन्होंने मुझे आज चांस दिया यहाँ पर बोलने का. मेरा नाम जयेश चांडक है. पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पिछले 19 साल से और पिछले 2.5 सालों से मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर का काम शुरू किया है अक्षत इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी इसके थ्रू. तो आज जो टॉपिक हमारे पास है बात करने के लिए वो है डीमैट अकाउंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, ये क्या चीज़ है. बात पैसों की है तो है ना, पैसा ही सब कुछ है, बात सबको पता ही. उसी के लिए हम आज यहाँ पे जद्दोजहद कर रहे हैं सारी जिंदगी की हमारी, है ना. दोस्तों मैं बात करूँगा, हम जब छोटे थे तो हमको बचपन से ना हम गुल्लक पता होगा सभी को, सभी ने यूज किया होगा उसको, उसके साथ खेले होंगे, भाई बहन होंगे अपने तो उनसे झगड़े होंगे, है ना. तो गुल्लक जो एक आता है, पिक्चर आता है हमारे दिमाग में, मटकी छोटी सी पिगी बैंक, है ना. दोस्तों हमारी शुरुआत तभी से हो गई थी, हमारे माइंड में तभी से था कि हमको पैसे जमा करने जरूरी है लाइफ में अगर हमको आगे कुछ पाना है तो, है ना. आज जो हमारा लाइफ चल रहा है पैसों के लिए, सारी चीजें मैंने आपको बोला ही उसी के लिए सब कुछ चल रहा है, राइट. तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके बारे में तो बताओ कि क्या चीज है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, बोलिए बोलिए. और कुछ दोस्तों ये पैसों का झाड़ है ना, पैसों का पेड़. मैंने बोला है ना आपको, नेक्स्ट प्लीज. गुल्लक के बारे में आपको बताया था, है आया था पिक्चर हमारे बैकअप माइंड में. दोस्तों जो टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं वो यही है, मतलब इसी से जुड़ता हुआ है म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, राइट. अच्छा यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से कितने लोगों को म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी के बारे में पता है? एक एक्सपर्ट भी है हमारे पास मनोज है, क्योंकि दोस्तों हर दूसरा व्यक्ति आज सेविंग्स के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं. हमारे ग्रुप्स रहते हैं, हमारी किटी पार्टी रहती है, हमारे मीटिंग्स रहते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं बात करते रहते हैं कुछ ना कुछ चीजें. तो एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स दोस्तों होता है
कि बहुत सारे लोग एक जगह जो इन्वेस्ट करते हैं फंड्स के अंदर। स्टॉक मार्केट के बारे में हम बताएंगे, थोड़ा आगे बताऊंगा मैं डीमैट क्या होता है करके, पर जो बेसिक है वो हमारा एसआईपी और म्यूचुअल फंड से शुरू होता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग अलग है और एसआईपी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग थोड़ा डिफरेंट है। रिलेटेड स्टॉक मार्केट ही रहता है एसआईपी, पर थोड़ा डिफरेंट रहता है ना। तो छोटी छोटी निवेश जो हम करते हैं, जो हमने करना चाहिए लाइफ में हमारे, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो हमने बचपन से सीखा है हमने कि भैया एक एक रुपया जमा करना है। और ये जमा क्यों करते थे हम, कि हमको कुछ चीज़ लेनी रहती थी, कि हम किसी पर्पसफुली इसको जमा करते थे कि भाई मेरे पास कुछ पैसा जमा हो जाएगा तो मैं इससे कुछ ना कुछ खरीदूंगा या खरीदूंगी, है ना। तो ये उसी का एक माध्यम है। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज के ज़माने का सबसे सुरक्षित तरीका है, मैं तो यही बोलूँगा, है ना। ये है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर। इनकी बुक बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है और इनकी बुक बहुत कुछ सिखाती है हम जैसों को, सभी को। इनका बोलना है कि पैसा होना भी और ज्यादा होना भी दो चीजें, है ना। पैसा ज्यादा होना भी गलत है और नहीं होना भी गलत है। नहीं है तो उसको कैसे उसको वो उसकी लाइफ जिएगा, किस तरह से उसको मैनेज करेगा, किस तरह से पैसे कमाएगा। और पैसा ज्यादा है तो उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। ये दोनों चीजें हमारे लाइफ में रहती है ना। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, राइट। तो इस टॉपिक को अगर हम को रिलेट करें हमारे टॉपिक से आज कि इन्वेस्टमेंट हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, तो दोस्तों हमारे पड़ाव आते हैं हमारे लाइफ में बहुत सारे, ठीक है। किस तरह से बच्चे हमारे पढ़ाई के लिए उनके पैसा जमा करना है, उनके शादी के लिए पैसा जमा करना है, हमारे फैमिली के लिए किस तरह हमने सेविंग्स करना चाहिए, अच्छे समय बुरे समय के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए किस तरह हमने पैसे जमा करके रखनी चाहिए, है ना। हॉलीडे वैकेशंस के लिए हमने किस तरह से पैसे जमा करके रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती है और ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए हमको, अगर हम आज से शुरुआत करते हैं थोड़े थोड़े पैसे करकर, तो हम ये जो भी हमारे गोल्स हैं, इन गोल्स तक हम पहुंच सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर रेंज ऑफ स्कीम्स की बात करें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। अराउंड 3300 फंड्स है ना। 47 AMCs होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इनके पूरे मिलाकर 3300 से ज्यादा फंड्स है अलग अलग कैटेगरीज के, ठीक है। ये कन्वीनियंस है आज, मतलब हम जिस तरह चाहे इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट, मंथली, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ठीक है, हमारे कन्वीनियंस के साथ। ट्रांसपेरेंसी दोस्तों सबसे बेस्ट, मतलब सबसे हमको डर ये लगता है कि भैया ये सिक्योर है नहीं है, यहाँ पे रिस्क कितना है। तो ये सारी चीजें, ट्रांसपेरेंसी हमको होना, एक बोलते हैं ना पारदर्शिता, तो यहाँ पे सारी चीजें हमको देखने मिलती है। इसके साथ साथ जुड़े रहने से लोअर कॉस्ट, एकदम कम खर्चे में, कम खर्चा मतलब इसको ना जैसा ही अगर बोले तो चलेगा, 1 से 1.5% कॉस्ट जो लगता है ब्रोकरेज का, वो भी हमारे जो प्रॉफिट होता है उसमें से ही कंपनी लेती है, हमारे जेब से कुछ जाता है नहीं। फिर होता है रिड्यूस रिस्क, रिस्क बिल्कुल नहीं है, एकदम ना जैसी रिस्क है। मैं तो बोलता हूँ लंबे समय तक अगर मैं टिके रहे म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP के थ्रू, तो रिस्क बिल्कुल नहीं रहती है यहाँ पर। सबसे मेन होता है सेटिस्फैक्शन कि हाँ यार मैंने सही जगह पर मेरा पैसा रखा है, जिस चीज़ के लिए मुझे रखना था, जिस जो मेरा गोल है उसको पूरा करने के लिए मैंने जो पैसा रखा था वहाँ पर, मैं आज सेटिस्फाइड हूँ, राइट। और क्वालिटी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे रेगुलेशंस बहुत है सेबी और RDA के, तो हमको डरने की किसी भी तरह की बात है नहीं। Why to invest in SIP? बात किया मैंने अभी आपसे, डिसिप्लिन फॉर योर फाइनेंशियल डिसीजंस। जो आप डिसीजन लेते हैं दोस्तों, जो हमें लेना चाहिए हमारी लाइफ में, उन सारी चीज़ों को ये पूरा करता है। 500 रुपये, मिनिमम 500 रुपये के छोटे से अमाउंट से भी हम यहाँ पे हमारा रेगुलर बचत शुरू कर सकते हैं, जैसा हम पोस्ट RD में करते थे पहले, है ना।
सेविंग्स के दोस्तों दो चार ही पहले तरीके थे, जैसा पोस्ट आरडी और सेविंग अकाउंट, एफडी, जो हमको पता थे पहले। पर जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हमारा भी काम है कि चेंज होना जरूरी है ना। तो वो चेंज को हमने स्वीकार करना चाहिए, राइट। नो चार्जेस टू इन्वेस्ट इन एसआईपी में बात की हूँ आपसे। कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। बोलते हैं यार जितना लंबा समय हम यहाँ म्यूचुअल फंड्स के अंदर टाइम देते हैं, ठीक है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने के करते करते, उतना हमको यहाँ पे बेनिफिट होता है। कंपाउंडिंग हमारा पैसा होता है। एफडी की बात करें दोस्तों तो 6.5% 7% का हमको इंटरेस्ट दे रही है बैंक्स कई सालों से। और हम अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन 5, 6, 7% से ही ग्रो हो रहा है। हर 7 साल में इन्फ्लेशन हमको उसको बीट करने वाला कोई चाहिए। इन्फ्लेशन को बीट करने वाला कोई अगर आज के रेट में है तो वह सिर्फ म्यूचुअल फंड सोसाइटी। हेल्प टू मैनेज मार्केट वोलेटिलिटी, है ना। तो मार्केट के अंदर जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसको मैनेज करते हुए जो हमको हमारे पैसों से पैसे बनाना जो सिखाता है वो है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड सोसाइटी। ये दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरे मेंटर मिस्टर सचिन जी भुतड़ा, जो नागपुर से आज स्पेशली आए हैं। मैं इनको इनवाइट किया आज प्रोग्राम के लिए। ये पिछले 19 सालों से नागपुर में सर्विस दे रहे, एंटायर विदर्भ में सर्विस दे रहे, सेम इंडस्ट्री में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन जी भुतड़ा से, प्लीज कम ऑन स्टेज। नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अमरावती जिला ड्रगिस्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का, जिन्होंने आज मौका दिया बोलने के लिए इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। आजकल हर कोई सोचता है कर रहा है, लेकिन दो चीज़ें होती है। एक तो हम लोग सोचते रह जाते, समय निकल जाता, और दूसरी चीज़ होती है कि जब हमारे गोल नज़दीक आने लगते तो हड़बड़ाहट हो जाती है। तो आज का वही टॉपिक है कि हम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी हम लोगों का बेसिक्स बता रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, और डीमेट रिलेटेड जो भी बेसिक्स है वो भी बताएंगे कि जिससे आपको कई बार होता है कि हम लोग बिना स्टडी के हम लोग शेयर मार्केट में चले जाते हैं। कई बार उसमें हमको ट्रेडिंग में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही हाई रिस्क पे चले जाते हैं। और दूसरी चीज होती है कि आप वो रिस्क मैनेज कैसे करना है। पैसे कमाइए, लेकिन उसको पैसे जो कमा रहे हैं उसको सही जगह पे भी इस्तेमाल करो, वापस से उसको रोटेट कीजिए उसको। और दूसरा इन्होंने बताया कि जैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी जो है आज की तारीख में सबसे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए सबसे अच्छा जरिया म्यूचुअल फंड एसआईपी का होता है। और उसके अंदर भी आपको सबसे पहले है कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसको स्टार्ट कीजिए। अमाउंट मायने नहीं रखता, 500 रुपए से स्टार्ट होता है, बट आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं वो अमाउंट आप करिए। और लॉन्ग टर्म में जितना आप जाएंगे म्यूचुअल फंड एसआईपीज में और इक्विटी मार्केट में, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा वहाँ, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो 5 साल के बाद ही चालू होता है अगर एसआईपी की बात करें। और इक्विटी को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखिए। क्या होता है, हम लोग शेयर मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिख के आता है, म्यूचुअल फंड की बहुत ऐड आती है, बट वो जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है तो आदमी डर जाता है इसमें डाले या ना डाले। तो उसके लिए कैसा होता है कि ये जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपका रिस्क खत्म हो जाता है वहाँ पे। शॉर्ट टर्म में तो चढ़ उतार में आपको रिस्क रहेगा, आप कहीं पे भी डालेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट शेयर में लीजिए, म्यूचुअल फंड्स में लीजिए, तो शॉर्ट टर्म में कभी नहीं जाना है। जब आपके पास में समय है तो आप लॉन्ग टर्म में जाइए, कम से कम 5 साल बने रहिए वहां पे। और आपको आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए सबसे पहले कि आप उसको एसआईपी को अडॉप्ट कीजिए। और लमसम इन्वेस्टमेंट्स होती है कि पुरानी भी हमारी कोई इन्वेस्टमेंट हो, जैसे एफडीज है, आरडीज है, या कोई और भी कोई इन्वेस्टमेंट्स है कि जो हमने डेड इन्वेस्टमेंट में रखी है लॉन्ग टर्म से, तो उसको भी प्रॉपर मैनेज कीजिए आप, ताकि वो भी आपके फाइनेंशियल गोल में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में प्लान योर फाइनेंशियल
फाइनेंशियल गोल प्लान करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जब पैसा बढ़ जाता है, रिटर्न्स अच्छे आ जाते हैं, तो हम लोग निकाल भी लेते हैं इतनी फास्ट, क्योंकि हमने कोई गोल ही डिसाइड नहीं किया कि उन पैसों से हम करेंगे क्या। तो जो भी हमारी जो जो जरूरत की चीजें नहीं रहती वो भी हम लोग कई बार खरीद लेते हैं, या फिर वो उसमें पैसा खर्च हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप जो भी आप 500 रुपए 1000 रुपए भी लगा, तो उसके लिए एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड कीजिए। फाइनेंशियल गोल के बगैर आपका इन्वेस्टमेंट कोई काम, यानी कोई काम का बोले तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे आप, जो चीज आपको चाहिए इन फ्यूचर, जो आज आप छोटी छोटी बचत से कर सकते हैं। और मैनेज रिस्क बोलते, इसमें रिस्क मैनेज ऐसा होता है कि अगर आपका वेरियस फंड में अगर पोर्टफोलियो होता है, जैसे आपने 10,000 रुपए का भी फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने एसआईपी स्टार्ट किया है, वो 3-4 फंड में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वेरियस टाइप की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। आज 10,000 से हम लोग महीने के कितने शेयर खरीद पाएंगे, कितने कंपनी के, 5, 10, 15, 20। लेकिन हम लोग अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो करीब करीब हमारा 100 से 125 कंपनियों में पैसा स्प्रेड हो जाता है। तो उससे आपका रिस्क कम हो जाता है, और रिस्क के साथ आपके एवरेज रिटर्न बढ़ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका ट्रैक भी रखना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उसको यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मेंस 10% है और टॉप परफॉर्मेंस 32% है। तो अभी आप कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 में है तो वो कोई यानी उसको ट्रैक नहीं किया, तो अगर हम 10% में है, 12% में, 15% में मार्केट रिटर्न दे रहा है 15%, अबाउट 15%, और आप नीचे में हमारा उससे कम में रिटर्न में अगर आपका फंड है, तो वहां से एग्जिट होना पड़ेगा आपका। तो ये ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। और म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या है ये भी आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि एक तो सिंपल टू इन्वेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा आपको प्लान नहीं करना है, यानी आपने सिर्फ गोल सेट करना है। और उसके बाद में जो हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कि हमारा क्या रोल होता है। प्रोफेशनली मैनेज होते हैं सब म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, तो वो प्रोफेशनली फिल्टर्स लगे होते हैं। हमारा भी फिल्टर लगा होता है कि हम लोग आपको जो फंड सिलेक्ट करके देते हैं, अभी 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज है इंडस्ट्री में, तो उसके अंदर में सभी के अगर एक एक फंड भी पकड़े एक एक कैटेगरी के, तो 42 फंड्स होते हैं, और हमको 42 फंड्स में से 1 या 2 फंड सिलेक्ट करने होते हैं। तो वो फंड के लिए हम लोग भी कैसे आपको मैनेज करनी होगी आगे बताता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि आपका कोई एक पर्टिकुलर एक सेक्टर में पैसा नहीं लगता है। आप वेरियस जितने भी हमारे अराउंड इंडस्ट्री जितने भी सेक्टर्स होंगे, वो सभी जगह पे हमारा पैसा स्प्रेड होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, हायर रिटर्न्स के साथ में आपको जो रिटर्न्स चाहिए, मार्केट अगर डिलीवर करता है 15%, तो हमारा मैनेजमेंट हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ताकि आपको कम से कम 15 प्लस रिटर्न मिले। कम से कम 17-18% जो भी अभी हमारे पिछले 19 साल 20 साल से जो हम लोग रिटर्न्स की बात करें, तो जो हमारे जो सजेस्टेड जो बेस्ट रिकमेंडेड फंड है अभी पिछले 10 सालों के 23% रिटर्न है उसमें एसआईपी में। और लोएस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट होता है 1 से 1.25% उसका ईयरली जो एनुअल मेंटेनेंस लेते हैं वो लोग, फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं। और हायर लिक्विडिटी होती है, अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में होता है। और अगर जैसे मैंने बताया कि अगर कोई फंड वर्क नहीं कर रहा है या रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो उसे हम लोग परफॉर्मिंग फंड में स्विच भी करते हैं। तो ये समय समय पे ये डिसीजन कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हूँ।
अभी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारी आपको क्या हेल्प हो सकती है आपके फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट में। तो सबसे पहले आप अपने जो फाइनेंशियल गोल है उनको इन ऑर्डर कीजिए कि कौन सा गोल पहले आने वाला है, कौन सा लास्ट है और कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है। तो ये आप खुद डिसाइड कीजिए। उसके बाद में हम लोग स्पेसिफिक, क्योंकि कैसे ये टेलर मेड नहीं होता है सबके लिए एक जैसा, इसके लिए हम लोगों को मिलना पड़ेगा या फिर आपसे बैठ के बात करके फिर हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आपके गोल सेट करके फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे उसमें। और आजकल कैसा होता है, आजकल कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है, पहले नहीं लगता था लेकिन 2018 के बाद में म्यूचुअल फंड के ऊपर म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न जनरेट होता है उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है ये भी हमको समय समय पे कैसे करना है बताएंगे आप। इसमें आप रिटायरमेंट प्लानिंग, सबसे पहले अपना रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत यानी जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कम होता है उस समय में। रेगुलर आप रिव्यू करते रहिए आपके फाइनेंशियल गोल्स को और अपने इमोशंस को हमेशा बैलेंस रखिए ताकि, और आपके इमोशंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या होता है कभी कभी जैसे मार्केट अच्छा चल रहा है कभी डाउन हो जाता है, आपको आपके फंड्स निगेटिव में परफॉर्म करते दिखते हैं, तो कई बार हड़बड़ाहट में हमारे कई बार हम लोग गलत डिसीजन ले लें, ये कर लें। तो उसके लिए आप हमसे बात कीजिए, हम समय समय पे आपको गाइड भी करेंगे कौन से समय में क्या करना है। एक्चुअली क्या होता है जब मार्केट डाउन होता है तो सही समय होता है इन्वेस्ट करने का, ना कि निकालने का। आपका समय भी बचेगा और साथ में आप और आपके पैसे भी बचेंगे, ताकि आपने प्रॉपर प्लानिंग से किया तो आपको कहीं पे ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजों के लिए हम लोग आपको हेल्प करते रहेंगे समय समय। और आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की डिसीजन कैसे लेना है ये आपको खुद को समझ में आ जाएगा। हमारे पास हमारा खुद का एक ऐप है जो कि आपको आपके फाइनेंशियल गोल से लिंक रहेगा कि कौन सी एसआईपी कौन से गोल के लिए आपने किया है, और वो आपको इंटीमेट भी करते रहेगा कि इसमें कभी कुछ इंक्रीज करना है या कुछ जो भी आपको कुछ करना पड़ेगा समय समय पे वो उसमें इंडिकेट होते रहेगा। एक छोटा सा ये है कि इसमें वेरियस असेट एलोकेशन दिया है हमने, बैंक आरडी दिया है, गोल्ड दिया है और म्यूचुअल फंड एसआईपी दिया है, ये चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन के हिसाब से। तो आप जो ग्रीन वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड, और येलो वाला जो है वो है गोल्ड, और जो ब्लू है वो है बैंक। तो लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे रिटर्न जो जनरेट करते हैं वो म्यूचुअल फंड एसआईपी से जनरेट होते हैं। अगर आप पिछले 15 साल 20 साल से अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी देखेंगे तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग जो फंड है उसने करीब 27 से 28% के रिटर्न दिए पिछले 15 सालों से। और समय समय पर अपने एसआईपी को टॉप अप करते रहिए, इससे आपके वेल्थ क्रिएशन को बूस्टर मिलते रहेगा। समय समय पे आपका अगर एसआईपी टॉप अप होते रहेगा हर साल, समझ लीजिए 10% और मिनिमम 1000 रुपीज की एसआईपी इंक्रीज करते रहिए पोर्टफोलियो में। शुरुआत अपने छोटे से पौधे से हुई थी, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल गोल करीब आएगा या जब भी आपको जरूरत होगी, सही समय पे आपके पास में पैसों का बहुत बड़ा झाड़ होगा। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने सारे फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। और एक आपको ब्रोशर दिया है, उसके अंदर में छोटी छोटी चीजें दी है फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड। ये सब चीजों के उसमें कांटेक्ट नंबर भी है, जयेश चांडक है यहाँ पे, आपसे मिलते रहेंगे, आपको इसमें हेल्प करते रहेंगे। मैं सैटरडे संडे आते ही हूँ, जब भी आपको समय लगे आप मुझे बुलाइए, मैं जरूर आऊँ। और रिगार्डिंग के साथ सभी के लिए अलग अलग प्लानिंग होता है, क्योंकि हर एक की नीड अलग होती है तो प्लानिंग भी अलग होगा। इंस्ट्रूमेंट सेम होता है बट प्लानिंग अलग होता है।
और एक फाइनेंशियल क्वेश्चनरी भी दिया है। हो सके तो आप वो फाइनेंशियल क्वेश्चनरी फिलअप करके दे देंगे तो हमारे को हम लोग स्टडी करके आपसे मिल पाएंगे फिर। और कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। वाइज करना है या आपको अमाउंट वाइज करना है और कब से करना है, कब तक करना है, ये सब चीजें दी होती हैं। जैसे भी आप जब फर्स्ट टाइम आप एसआईपी शुरुआत करते हैं तो फॉर्म में इनबिल्ट अपने को उसी में रहता है कि आपको साथ में चले जाएगा। फिर अगले साल से जैसे आपने बोला है कि अगले साल से मुझे टॉप अप करना है, तो अगले साल से ऑटोमेटिक जैसे आपने 5000 के एसआईपी चालू किया, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी 5000 की है तो अगले साल से अगर आप बोलते हो उसको 6000 की करनी तो 6000 की हो जाएगी। वो कंटिन्यूटी में। बहुत बहुत धन्यवाद जय जी और सचिन जी, आपके सहयोग से हमको ये एक नया टॉपिक जो है यहाँ पे बताने का मौका मिला है। लोगों के पास, स्पेशली फार्मासिस्ट लोगों के पास में ये टॉपिक लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके पीछे की संकल्पना ये थी कि अभी बिजनेस के अंदर में जो हमारे उतार चढ़ाव हम अभी देख रहे हैं, भविष्य में भी ऐसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उसके लिए हमारा प्लानिंग रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। पुराने जमाने में हम देखते थे कि इससे 20 साल पहले जिन लोगों ने फार्मेसी चालू की थी, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सेविंग करके, एफडी बना के, रिकरिंग डिपॉजिट बना के अपने इन्वेस्टमेंट को कैपिटलाइज किया। बाद में उसका प्लॉट लेना है या फिर जमीन खरीदनी है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था। अभी इन सभी चीजों के अंदर में लिमिटेशंस आना स्टार्ट हो गया है। छोटे छोटे कैपिटल्स को बड़ा करना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो जो भी यंगस्टर अभी फार्मेसी प्रोफेशन में आ रहे हैं, उनको अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपना सर्वाइवल ढूंढना है, उनके लिए अपना फाइनेंशियल असिस्टेंट अगर करना है, तो उसके लिए जो सोर्स अवेलेबल है आज के कंडीशन में, वो जो फ्लरिशिंग इंडियन मार्केट है शेयर मार्केट का या फिर म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा सेफ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे निगेटिविटी अभी तक के मार्केट रेशो में नहीं आई है। और जिनको इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे सीखना है, उनके लिए स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे ज्यादा आसान रहता है, जिसके ऊपर से वो पोर्टफोलियो का और शेयर मार्केट का अच्छे से स्टडी आउट कर सकते हैं। गेनिंग आपको पता है कि मार्केट में आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 8%, 9%, इसके अलावा आपको आगे कोई ग्रोथ नहीं मिलती है। लेकिन जो 10 साल में स्टडी आउट हुआ है शेयर मार्केट का, उसके अंदर प्रॉफिट रेशियो अप टू 32% तक का गेन हमको लेके दे चुका है। हालांकि लैंड इन्वेस्टमेंट में इससे ज्यादा है, लेकिन आज हमारे पास में इतना कैपिटल वन टाइम में अवेलेबल रहना पॉसिबल नहीं है। तो 500 रुपीज, 1000 रुपीज हमारा दिन भर का जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, इसमें से एक छोटी सी अमाउंट अगर हम बाहर निकालते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ऊपर अगर लेके जाते हैं, तो उसका कैपिटलाइजेशन आफ्टर 20 इयर्स या फिर आपके साथ में कोई फाइनेंशियल अप डाउन्स आते हैं, तो उसमें आपको ये असिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई गोल ही है, लेकिन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर फार्मासिस्ट को चाहिए, तो उसके लिए कम से कम अमाउंट में जो कैपिटल गेन है वो हमको इसमें से निकाल सकते हैं, स्टडी आउट कर सकते हैं। मोस्टली हमको शेयर मार्केट निगेटिविटी तब बताता है जब प्रॉपरली हमको उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में, उस कंपनी के बारे में पता नहीं रहता है। आज हमारा खुद का फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो गवर्न करता है या फिर उसके ऊपर उसका एक सपोर्ट है। थ्रू शेयर मार्केट कोविड पीरियड में कोलैप्स हो चुका था, उस समय पे अपने इंडियन शेयर मार्केट को संभालने का काम जो किया है वो फार्मा इंडस्ट्री ने किया है। क्योंकि जब भी मार्केट में निगेटिविटी आती है, पूरा पैसा ट्रांसफर होता है फार्मा इंडस्ट्री में, क्योंकि उनको पता है कि जिनके पास लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म अर्निंग है, उनके पास हमारा पैसा सेफ है। वो सभी लोग अपना विड्रॉल करते हैं और सीधा फार्मा मार्केट में आते हैं। ओवरऑल आपको फार्मा मार्केट में ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन जब भी आप स्टडी आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में अगर सेंसेक्स निगेटिव है तो उस समय में फार्मा मार्केट का पॉजिटिविटी दिखाता है।
उसका रीजन ही है कि सेफ जोन में फार्मा इंडस्ट्री है, ये ऑल ओवर फाइनेंशियल्स को पता है। तो उस वजह से हम जो क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं उनके शेयर्स को भी हमने वॉच आउट किया, उनके म्यूचुअल फंड्स को भी लिया, तो हमको ये पता रहेगा, क्योंकि हमको ये पता है कि मैनकाइंड लॉन्च हो चुका है, जेबी केमिकल्स के शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो है। अभी रिसेंटली जो टारगेटेड था जेबी केमिकल का स्प्लिट आउट हुआ, 400 का लॉकआउट लगा, उसके बाद में भी वो 10% 15% की ग्रोथ बता रहा है। टारगेट 4000 का है, डीआरएल का, डॉक्टर रेड्डीज का 6000 का शेयर हो चुका है, अरबिंदो का शेयर 400 रुपए पे आया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, फिर से 900 रुपए पे चले गए। तो ये सब चीजें अगर आप डे टू डे लुकआउट करते हो तो वो चीजें आपको रिटर्न्स दे सकती है। जो आपका रोना हो सकता है उसको वो हंसाने की चीज में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट होना आपके पास में जरूरी है। आपके पास में सेविंग के मोड्स कम है, लेकिन ये एक आपका घर बैठे या फिर आपके शॉप में बैठे बैठे आप आपका इन्वेस्टमेंट डेली अर्निंग से एक सेव करके अगर आप इसको कैपिटलाइज करते हो तो एक बड़ा अमाउंट बना के बाद में आप इसका वेल कन्वर्जन अच्छे से कर सकते हो। ये सेशन इसलिए लिया गया था कि जो नए बच्चे आते हैं, नए फार्मासिस्ट आते हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल अटेंशन बहुत दिनों तक नहीं रहता है। ये मैंने पिछले 15-16 साल में ऑब्जर्व किया। जो स्टेबलाइज हो चुके हैं, जिनके अर्निंग्स हो चुके हैं, जिनके नीड्स और गोल्स फिलहाल के कंडीशन में इंडियन मेंटेलिटी के दो ही है, एक बच्चों की शादी करना है, दूसरा घर बनाना है। इसके अलावा हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोई ज्यादा लुकआउट नहीं है। लेकिन आगे चल के अगर हमको इन सब गोल्स को उसमें ऐड करना है तो फाइनेंशियल और वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत गिरेगी। आज का इनिशिएटिव था, इसके वर्जन 2 हम बाद में डिसाइड करेंगे डिपेंडेंट ऑन योर रिस्पांस। अभी का सेशन हमारा डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स के पैटर्न कैसे होते हैं, जो नई चीज आज इन्होंने बताई कि टॉप अप भी कर सकते हैं कोई म्यूचुअल फंड अगर ज्यादा गेन गेगा होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से ब्लू चिप अच्छा चल रहा था, बाद में ब्लू चिप फंड नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थे या फिर मिड स्केल इंडस्ट्री के फंड्स थे वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, उसके रिटर्न्स डबल है तकरीबन। तो ये स्टडी एनालिसिस जो है वो आप बैठे बैठे समझ सकते हो कि हमारा मार्केट कैसे ट्रेंड कर रहा है, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमारा सेविंग करके कैसे पैसा गेन कर सकते हैं। तो ये मेन टॉपिक था। धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपना कीमती समय दिया है। राजूकर, इनको विनंती है कि मोमेंटो देके इनका सम्मान करें। जोरदार तालियां। इसके बाद में हम वैल्यूएक्टरी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैं हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सौरभ जी मालानी, श्री संजय बोबड़े, राजा टांग, श्रीकांत राजूरकर, राजा नानवानी, मनोज ढोबळे, विवेक जी काळवांडे, इनको विनंती करता हूं कि वो कृपया अपना स्थान मंच पे ग्रहण करें।